नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में CUET एग्ज़ाम 2023 डोमेन 325 संस्कृत सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस से आज हम समास टॉपिक करेंगे। क्योंकि इससे पहले देखिए जो शब्द रूप वाक्यों में प्रयोग आना आपका धातु रूप आएगा, इसके बाद संधि ऑप्शंस में होंगी, ये भी हम कर चुके हैं। और शब्द में हलंत अजंत सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं का भी प्रयोग कर चुके हैं। आज हम समास टॉपिक शुरू कर रहे हैं। समास में आपके सिलेबस में अव्ययी भाव, इसमें यथा, प्रति, उप, अनु, निर, सह और आदि, इनके एग्जाम्पल करेंगे। द्वंद्व में आपका इतरेतर, समाहार, एक शेष, ये है। इसके बाद तत्पुरुष के हैं विभक्ति, कर्मधारय, द्विगु और उपपद, और इसके बाद है बहुव्रीहि समास। तो आज हम अव्ययी भाव के उदाहरण और द्वंद्व समास तथा तत्पुरुष का एक ही भेद करेंगे, विभक्ति तत्पुरुष। तो आइए अब अव्ययी भाव के एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले सुनिए अव्ययी भाव में क्या, भाई समास क्या है। समास 2 या 3 शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बनता है जो समस्त शब्द कहलाता है, उसे समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो वह आपका समास या समस्तपद कहलाता है। अव्ययी भाव समास में क्या है, इस समास में आपको पहला पद अव्यय या उपसर्ग दिखाई देता है, या तो कोई उपसर्ग होगा या अव्यय। ठीक है, आपके सिलेबस में केवल ये 3, 6, 7 ही हैं। यथा, प्रति, उप, अनु, निर, सह और अधि, हम इन्हीं के एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले यथा अव्यय पर आइए। इस समास में क्या है, हर अव्यय के स्थान पर इसमें पहला पद प्रधान है। पहला पद जो ये यथा है, प्रति है, उप है, ये पहला पद है, ये पहला पद प्रधान है। जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो इन पदों के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे यथा के स्थान पर अनतिक्रम में, प्रति के स्थान पर इति या प्रति। ठीक है, और वो शब्द 2 बार, जो इसके बाद शब्द है वो 2 बार आता है। निर के लिए अभाव का प्रयोग किया जाता है। अनु के लिए पश्चात और योग्यम, एक जगह अनुकार्थ होता है पीछे, एक जगह अनुकार्थ होता है योग्य। ठीक है, और स के लिए सह या सहितम का प्रयोग होता है। स का मतलब है साथ। ठीक है, और उप का मतलब है समीपम, और अधि का मतलब है ऐसा, इति। इन पदों के लिए, ये जो आपके अव्यय पद हैं, इनके लिए विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपको ये याद रखना है कि यथा के लिए अनतिक्रम में, प्रति के लिए इति, निर के लिए अभाव, अनु के लिए पश्चात, स के लिए सह या सहितम, उप के लिए समीपम और अधि के लिए इति। ठीक है, अब हम चलते एक एक एग्जाम्पल के। जैसे यथा है, यथा के उदाहरण, फिर प्रति का उदाहरण, एक एक उदाहरण करेंगे और अच्छी तरह से आप नियम समझेंगे। देखिए यथा के लिए हमने किया था कि अनतिक्रम में लगेगा। अब सुनिए, यथा के बाद जो शब्द है उत्तर पद, वह तो इसमें प्रथम पद हो जाता है। जब हम विग्रह करते हैं तो उत्तर पद पूर्व पद बन जाता है और एज इट इज आएगा। जैसे यहाँ यथा कार्यम, कार्यम है ना, तो कार्यम पहला पद बन गया विग्रह में। ठीक है, और फिर यथा के स्थान पर क्या आ गया, अनतिक्रम्य बन गया, कार्यम अनतिक्रम्य। मान लीजिए एग्जाम्पल है यथा जोशम, यथा जोशम, तो जोशम को पूर्व पद बना देंगे आप, जोशम, और यथा के स्थान पर अनतिक्रम में लिखेंगे, वो बाद में आएगा, उत्तर पद बन जाता है वो। ठीक है, तो बन गया जोशम अनतिक्रम में। मान लीजिए यथेच्छम है तो इच्छम अनतिक्रम में, यथेष्टम है
तो इष्टम अनतिक्रम्य, उत्तर पद को पूर्व पद बना देंगे और जो ये अव्यय पूर्व पद हैं ये पीछे चले जाएंगे और इनके स्थान पर विशेष शब्दों का प्रयोग होगा। अब चलिए प्रतिदिनम, प्रति वाले में क्या होता है, जो उत्तर पद है ना वो 2 बार लिखा जाता है और प्रति के स्थान पर इति लगा देंगे, कहीं कहीं प्रति भी आ जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ प्रत्येकम, एकम वर्ड है ना उत्तर, तो यहाँ उत्तर पद को 2 बार लिखेंगे, एकम एकम, फिर इति। यदि यहाँ है प्रतिवर्षम तो वर्षम आपका उत्तर पद है, उसको पहले ले आएंगे, वर्षम वर्षम इति। क्लियर हो गया कि प्रति वाले में क्या है, जो दूसरा उत्तर पद है, हर में उत्तर पद को पूर्व पद बनना है इसमें अव्ययी भाव में, और वह 2 बार लिखा जाएगा यहाँ। ठीक है, अब चलते हैं निर्मक्षिकम। यहाँ देखो निर के लिए क्या मतलब है, अभाव। निर का मतलब है अभाव, निर का मतलब है कमी, तो क्या है, निर के लिए अभाव का प्रयोग किया जाएगा। और निर वाले में क्या होगा, जो उत्तर पद है ना उसमें षष्ठी का प्रयोग होगा, निर्मक्षिकम। हिंदी देखिए, मक्खियों का अभाव। अब का के अनुसार षष्ठी लगेगी, मक्खी एक नहीं है, बहुत सारी हैं, तो मक्षिका षष्ठी बहुवचन लगाइए, मक्षिकाणाम। अगर एक मक्खी होती तो हम लिखते मक्षिकायाः अभाव है। ठीक है, निर के लिए क्या आया, अभाव, और इस शब्द में हमने षष्ठी लगाई। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है निर्वनम, निर्वनम, वनों का अभाव, वही काके की आया, तो काके की के अनुसार आप षष्ठी लगाएंगे, वन बहुत सारे हैं तो आ गया वहाँ भी वना नाम अभाव है। ठीक है, अब चलते हैं उप। उप के लिए देखिए समीपम, उप किस अर्थ में आता है यहाँ, समीपम के लिए। अब उपकूलम कह रहे किनारे के पास, किनारे के, फिर काके की आ गया, षष्ठी का प्रयोग करेंगे, कूल में षष्ठी लगाएंगे, किनारा एक ही है, उपकूलम किनारे के पास, तो देव की तरह, फल की तरह रूप चलाएंगे, फलस्य, कूल क्या नपुंसक। ठीक है, क्या आएगा, कूलस्य समीपम। अगर यहाँ होता उपगंगम, उप यमुनम, यमुना के पास या गंगा के पास, तो गंगा या यमुना षष्ठी लगाते हम, तो वहाँ रूप बनता, गंगा के रूप चलते रमा की तरह, वहाँ रमा षष्ठी बनता है रमायाः, क्या बनता है, रमायाः समीपम, तो गंगायाः समीपम। या उप यमुनम लिखा है तो हम करेंगे यमुनायाः समीपम। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते सकरुणम, दया के साथ, दया से भरा हुआ, दया से, दया सहित, दया सहित, सह या सहित के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है, तृतीया का। जहाँ भी सह साकम समम सार्धम वर्ड आ जाए तो वहाँ तृतीया का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ सह है तो करुणा में हम तृतीया लगाएंगे, करुणा तृतीया बनता करुण्या, करुण्या सहितम या करुण्या सह। स या सह के लिए तृतीया विभक्ति आती है, इसलिए हमने यहाँ करुणा तृतीया लगाया, रूप बना करुण्या। लता तृतीया बनता लतया, विद्या तृतीया बनता विद्यया। अब नेक्स्ट अनु विष्णु, विष्णु के बाद या फिर काके की आ गया, भाई काके की के अनुसार हम षष्ठी लगाएंगे, विष्णु षष्ठी बनता है विष्णु हो, साधु षष्ठी बनता साधो हो, साधु की तरह विष्णु के रूप चलते हैं तो रूप बना विष्णु हो। क्या बना, विष्णु हो पश्चात, विष्णु हो पश्चात, विष्णु के बाद, विष्णु के बाद, विष्णु हो पश्चात। फिर अनुरूपम, यहाँ अनु का अर्थ है योग्य, रूप के योग्य। अब काके की आया भाई, काके की के अनुसार फिर षष्ठी लगाई हमने रूप में, रूपस्य, और अनु के लिए वर्ड क्या है, योग्य, रूप के योग्य, तो यहाँ हमने लगाया योग्यम, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। अधिहरि, अधिहरि हरि ऐसा।
ठीक है। अधि हरि, हरि के जैसा, अधि हरि, हरि में हमने लगाई षष्ठी हरऊ, ठीक है। हरि में, हरि में, हरि में लीन अधि हरऊ, अधि हरऊ हरि। तो हरि हमने यहाँ सप्तमी लगाई, रूप बना हरऊ। क्या बना? हरऊ, हरऊ इति, हरऊ इति। अब क्या है, ये कुछ आपको अभ्यास के लिए दे दिए हैं बेटे, आप स्वयं अभ्यास करके देखेंगे, ठीक है। अब चलिए द्वंद्व समास, अभ्यास के लिए वर्ड दिए, यथाशक्ति मनोरथम, हिंदी करिए और इनका विग्रह करना। निर्जनम, उपगंगम, प्रत्येकम, अधिविष्णु, सचक्रम, ठीक है। अब द्वंद्व, द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद बराबर, राम और लक्ष्मण दोनों बराबर हैं। जब इन दोनों को इकट्ठा कर दिया तो ये द्विवचन में आएंगे। अगर दो से ज़्यादा शब्द है तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए राम लक्ष्मण, यहाँ दो हैं, एक राम है एक लक्ष्मण है, दोनों बराबर हैं। जब दोनों को इकट्ठा किया तो द्विवचन बन गया, लक्ष्मणऊ, राम है रामऊ रामाहा, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग है तो बना राम लक्ष्मण। जब हम इन्हें अलग करेंगे, राम अलग हो जाएगा और लक्ष्मण भी, भाई वो एक एक रह गए, इसलिए प्रथमा एक वचन का प्रयोग हुआ और दोनों के बाद क्या च च का प्रयोग कर दिया जाता है। किसका प्रयोग कर दिया जाता है? च और। तो माता, ये राम है च, लक्ष्मण है च। ऐसे ही राम सीता, भाई राम और सीता, ठीक है। अब सीता, एंड में सीता, तो इसीलिए तो सीता द्विवचन ही तो लगाएंगे, लता लते लताहा, तो यहाँ क्या बना? सीते, सीता सीते सीताहा, क्या बना? सीते। राम सीते, दो हैं राम और सीता, अब दोनों को अलग कर देंगे, प्रथमा एक वचन का प्रयोग करेंगे, राम है च। अब सीता सीते सीता बनता है सीता च, राम है च सीता च। अब यहाँ देखिए कंद मूल फलानी, नपुंसक लिंग, भैया ये पुल्लिंग थे दोनों, इसलिए एंड में पुल्लिंग द्विवचन आया। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग था, एंड में स्त्रीलिंग शब्द हमने स्त्रीलिंग द्विवचन लगाया। अब ये नपुंसक लिंग शब्द है, तीन आपस में मिल रहे हैं तो बहुवचन का प्रयोग है यहाँ, फलम फले फलानी। अब जब ये सारे मिल गए तो बन गया कंद मूल फलानी। जब हम तीनों को अलग करेंगे तो ये इससे पता लग रहा है कि ये नपुंसक लिंग शब्द है, तो हम तीनों में ही नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन का प्रयोग करेंगे, बना कंदम च। क्या बना? कंदम च, मूलम च, फलम च। जब इन तीनों को जोड़ दिया तो बना कंदमूल फलानी। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, पाणी पादम, पाणी होता है हाथ और पाद होता है पैर, हाथ और पैर। भाई हमारे हाथ भी दो हैं, पैर भी दो हैं, हाथ भी दो और पैर भी दो। जब इनको अलग करेंगे तो दोनों में देखो द्विवचन का प्रयोग, पाणी च, पानी में बड़े की मात्रा है, ठीक है, पाणी च, और पादौ च, दोनों में द्विवचन का प्रयोग किया, पाणी च पादौ च। अब नेक्स्ट देखिए, अहोरात्रम, दिन और रात, दिन और रात। अहन शब्द का मतलब होता है दिन और रात्रि का मतलब रात। अब रूप चलेंगे तो अहन के रूप चलते, अह अहनी अहानी, तो प्रथमा एक वचन बना अह। क्या बना? अह, अह च रात्रि च। कई जगह इनको इकट्ठा करके आ जाता है, तो देखो विसर्गों का क्या बनेगा, पीछे च आ रहा है तो विसर्गों का श बनेगा। ये आपने विसर्ग संधि में किया था कि यदि विसर्ग के बाद च आ जाए तो विसर्गों के स्थान पर तालव्य श, जिसे आप शलगम का श बोलते हो, वो होता है। तो देखो ये रूप भी आ सकता है ऑप्शंस में, अहश्च रात्रिश्च। दोनों में से जो ऑप्शन होगा आप उसे ठीक कर देंगे, दोनों ही ठीक है। अब नेक्स्ट, आहन, अहि नकुलम, अहि होता सांप और नकुल होता नेवला, सांप और नेवला, ये भी अहोरात्रम की तरह। तो यहाँ आपने क्या किया, अहि च नकुलः च, वैसे इकट्ठा कर दिया, अहिश्च नकुलश्च।
अब मातरौ, देखो मातरौ, माता मातरौ मातर है, मातरौ द्विवचन है, दो माता नहीं होती। मातरौ में क्या है, अंडरस्टूड है कि पिता भी साथ में है, ठीक है। तो हम विग्रह करेंगे माता च पिता च। यदि पितरौ आ जाता तो पिता के साथ माँ भी है भाई, द्विवचन इसका मतलब माँ साथ में। अब अकेला मातरौ था तो वहाँ पिता साथ में है, यहाँ पितरौ है तो माता साथ में, तो विग्रह क्या बना, माता च पिता च, माता च पिता च। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं तत्पुरुष पर। तत्पुरुष दो भेद हमने कर लिए, पहला अव्ययी भाव समास किया, दूसरा हमने द्वंद्व समास किया। अब तीसरा है आपका तत्पुरुष। तत्पुरुष के चार हैं आपके इसमें भेद, विभक्ति, कर्मधारय, द्विगु और उपपद। तो आज हम केवल विभक्ति तत्पुरुष ही करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, जब हम समस्त शब्द का हिंदी करते हैं तो दोनों पदों के बीच में अर्थात पहले पद के बाद कोई न कोई कारक साइन आ जाता है। आपने कारक किए होंगे कर्ता ने, कर्ता कारक की पहचान है ने, कर्म कारक की पहचान है को, करण कारक की पहचान है से द्वारा तृतीय विभक्ति, फिर संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान से अलग पंचमी, संबंध काके की षष्ठी और सप्तमी, अधिकरण में पर पे सप्तमी। अब क्या है, जब हम समस्त शब्द का अर्थ करेंगे तो पहले इस पद के बाद आपको कोई न कोई कारक साइन दिखाई देगा, फिर उस कारक साइन के अनुसार विभक्ति लगाई जाती है। इसमें क्या है, विभक्ति तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान। अब देखो ग्राम गत है, गांव को गया हुआ, गंतव्य में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती। कौन सी आती, द्वितीय विभक्ति। गंतव्य स्थान में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। गांव को, गांव हमारा गंतव्य स्थान है, इसलिए देखिए ग्राम में द्वितीय विभक्ति लगाई, रूप बना ग्रामम। क्या बना, ग्रामम। गत है, ये दूसरा वर्ड तो एज इट इज आ जाएगा अलग, पहले में विभक्ति लगा दी, ग्रामम गत है। ऐसे ही विद्याहीन है, विद्या से रहित, विद्या से हीन। विद्या क्या है, करण है, तो करण में तृतीय विभक्ति लगाई, विद्या से, विद्यया। लता तृतीय बनता है लतया, विद्या तृतीय बनता है विद्यया, विद्ययाहीन है। नेक्स्ट यज्ञ बलि, हिंदी बनी यज्ञ के लिए बलि, यज्ञ के लिए बलि। यज्ञ के रूप देव की तरह चलते हैं, देव चतुर्थी बनता है देवाय, तो यज्ञ बनेगा यज्ञाय। क्या बनेगा, यज्ञाय, यज्ञाय बलि ही। नेक्स्ट वृक्ष पतित है, हिंदी हुई वृक्ष से गिरा हुआ। वृक्ष से भाई अलग होने के योग में जहाँ से आए वहाँ पंचमी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ वृक्ष से अलग हो रहा है तो हम वृक्ष में पंचमी का प्रयोग करेंगे, रूप बना वृक्षात। क्या बना, वृक्षात पतित है, वृक्षात पतित है। नेक्स्ट राजपुत्र है, राजा का पुत्र। राजा का, काके की के अनुसार षष्ठी, करण क्या संबंध कारक है, तो संबंध कारक में षष्ठी का प्रयोग होगा। राजन षष्ठी बनता है राज्ञ है, राज्ञ है पुत्र है, राजा का पुत्र। क्या बना, राजा का पुत्र। काके की के अनुसार आपने षष्ठी लगाई और रूप बना राज्ञ है पुत्र है। अब कार्य निपुण है, कार्य में निपुण, में पर पे आपका है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, में पर पे अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, तो हम कार्य में सप्तमी लगाएंगे, रूप बना कार्ये। क्या बना, कार्ये निपुण है, कार्य में निपुण। तो एक बार फिर सुन लीजिए बेटे, विभक्ति तत्पुरुष में क्या है,
आप समस्त शब्द का हिंदी करके देखेंगे तो पहले पद के बाद कोई न कोई कारक साइन अवश्य दिखाई देगा। जो कारक साइन आपको दिखाई दे रहा है आप उस कारक साइन के अनुसार विभक्ति लगाएंगे। तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष, ये तत्पुरुष के भेद हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वह चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और मेरा मकसद है कि आपके पेपर से पहले सारा सिलेबस आपका ऑनलाइन कंप्लीट हो जाए ताकि आप वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद बच्चों।